This call is now चलो being जी, गुड recorded. मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा सेशन चल रहा है वो चलेगा अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। कहानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये रही थी हमारी किडनी। किडनी में हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है हाइलम, राइट? पढ़ा था ये वाला पार्ट। हाइलम के पास क्या थे, दो पार्ट्स थे। क्या चीज था, एक था हमारा उसका एंट्री साइड और दूसरा था इसका एग्जिट साइड। अब ये दोनों क्या है मैम, एंट्री साइट और एग्जिट साइट हमारा ये था बच्चा कि हमारा जो हाइलम है ना वो फ्लूइड्स को एंटर करवा रहा है ताकि वो अंदर आए। और आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि किडनी के यहाँ साइड में ये क्या बना रही हूँ मैं, कॉर्टेक्स, नो, मेडुलरी पिरामिड, नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये बन रहे हैं हमारे, मतलब ठीक है नेफ्रॉन के जैसा नहीं दिख रहा है अभी आपको, बट कुछ Yes, कुछ sir. ऐसे ही होते हैं ना नेफ्रॉन्स भी। अब मैं इतना तो नहीं बना पाऊंगी। ये पूरे के पूरे साइड में किडनी के, आपको पता है एक किडनी में कितने, 1 मिलियन मिलियन नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरी की पूरी किडनी के साइड में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही एकदम पास पास से। ठीक है, अब कहानी क्या है हमारी इसकी, मैंने आपको बोला कि ये रहा हमारा हाइलम। मैंने कल की क्लास में भी आपसे कहा था कि हाइलम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन किडनी कि ये फिल्ट्रेशन एंड बाकी जो सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है ना उसकी जो एंट्री साइट है वही हमारी हाइलम की रीनल आर्टरी है। हाइलम हमारा जो फ्लूइड है, ब्लड ले लो, ठीक है, जो फ्लूइड है हमारा जो ब्लड, वो कहाँ से एंटर करेगा, रीनल आर्टरी से। और कौन सी हमारी आर्टरी चीज इसको हेल्प करेगी, तो उसका नाम मैंने आपको बताया था बच्चे जी, एफरेंट आर्टरियोल। आर्ट्रियोल, बिल्कुल सही सैम। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल की हेल्प से रीनल आर्टरी से हमारा जो ब्लड है वो एंटर करेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज और ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि रीनल आर्टरी जो है ना मैम, वो आपने थोड़ी सी कैसे बनाई है, थोड़ी सी ब्रॉड है, दिख रही है इन कंपैरिजन टू हमारी ये जो दूसरी वाली है वो हमारी है रीनल वेन। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा ऐसा, यस सर। मतलब मैं आपके फोन में भी दिख रहा होगा कि रीनल आर्टरी जो है वो हमारी थोड़ी सी, इसका जो डायामीटर बनाया है अंदर का वो कैसा है, ज्यादा है, ब्रॉड। और इसका थोड़ा सा नैरो है रीनल वेन का। तो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि जब भी कोई ब्लड या फ्लूइड हमारी किडनी में एंटर मारता है रीनल आर्टरी के एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, रीनल आर्टरी के एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड एंटर करता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, उसका जो डायामीटर है वो हमारा ज्यादा वाइड है, ज्यादा ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू जब वो फ्लूइड हमारी बॉडी से, मतलब हमारी किडनी से निकलता है। ठीक है, निकालने का काम किसका है, रीनल वेन, किसके थ्रू, एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो जी, अब कहानी हमारी कहाँ पे आती है कि ठीक है, दो चीजें हमारी मैम क्लियर हो गई, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमारा एंटर हुआ रीनल आर्टरी से, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई मैम। रीनल आर्टरी से कहाँ पे एंटर हुआ, किडनी में एंटर हुआ। गुड इवनिंग रौनक जी, किडनी में एंटर हुआ। अब किडनी से कहाँ जाता है बच्चे जी, नेफ्रॉन्स में। किडनी के अंदर ही तो नेफ्रॉन्स है हमारा। सबसे पहले कहाँ एंटर मारेगा, कोई भी फ्लूइड जो है, मतलब ये भी ऑल्दो किडनी का ही पार्ट ही माना जाता है, कोई भी फ्लूइड जो है वो कहाँ एंटर मारता है, बोलो बोलो, आर्टरीज में। ये तो सैम मैंने बता दिया ना कि रीनल आर्टरी से एंट्री मारता है कहाँ। तुम लोग भी सारे के सारे गंदे बच्चे हो यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तुम लोग मुझे सच सच बताओ। नेफ्रॉन। यार तनिष्का, ये कैसा आंसर है, नेफ्रॉन तो मुझे पता ही है, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे, एफरेंट आर्टरियोल। सैम जी ग्लोमेरुलस। हाँ, थैंक यू। ग्लोमेरुलस में सबसे पहले कोई भी फ्लूइड जो एग्जैक्ट किडनी में एंट्री मारता है ना वो एंटर करता है ग्लोमेरुलस में। थैंक यू मोहित, या मतलब सैम, रटा रहेगा अब ये पॉइंट। यस सर। कहाँ पे एंट्री मारा है इसने, ये रहा देखो, यहाँ देखो, एफरेंट आर्टरियोल से आया कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। ये ग्लोमेरुलस है अंदर जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दें, ये रहा।
देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। कहाँ पे एंट्री मारा? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल किसका पार्ट? रीनल आर्टरी का, राइट? यस बट हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि किडनी में कोई भी फ्लूइड, या यूजुअली फ्लूइड की जगह हम ब्लड ही यूज करते हैं वर्ड, कोई भी ब्लड जो है वो कहाँ पे एंट्री मारेगा, तो योर आंसर विल बी ग्लोमेरुलस में। कहाँ एंट्री मारता है मैम? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलर से ये आते हैं बोमेन्स कैप्सूल के कहाँ पे? पोडोसाइट्स। पता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन्वेजिनेटेड Yes. वाले पार्ट में। इसी पार्ट को लेके उनको डांट पड़ी थी क्योंकि वो लोग मुझे बता नहीं पाए थे पोडोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने तुम लोग को तो बता ही दिया डायरेक्ट, ना तुमसे भी पूछती तो देखती तुम लोगों को कितना पता है। ग्लोमेरुलस से वो कहाँ गया बच्चा? एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर से गया बोमेन्स कैप्सूल में। ये रहा, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल से अगर आप देखोगे तो ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये हमारा गया है मैम पीसीटी। इसी के नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे गया पीसीटी में। अब देखो मैम कहाँ गया? पीसीटी से ये आया आया आया। थोड़ी बहुत चीजें इसी डायग्राम से लेते हुए चलो ताकि आपको चीजें क्लियर रहेंगी। ये आया मैम हमारा कहाँ पे? पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ आया, दिखाई पड़ रहा है ना बच्चा जी? यस मैम। डिसेंडिंग ma'am. लूप ऑफ हेनले। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपको दिखा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कुछ अलग सा लग रहा है इन द सेंस कि इसका जो ठीक है। पार्ट है, हाँ बिल्कुल Right. सही मैम, ऊपर का जो पार्ट है दैट इज थिक, है ना? और जैसे जैसे ये नीचे पहुंचता जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? थिन Thin होता जा रहा है। और फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमारा कहाँ टर्न हो रहा है? यहीं पे वासा रेक्टा का भी हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे जब अभी क्लास की डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। फिर उसके बाद बट तनिष्का जब हम लोग इसको लिखते हैं ना तो उस टाइम पे हम वासा रेक्टा मेंशन नहीं करते हैं यूजुअली, ठीक है। उस टाइम पे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद हम इसको पहुंचाएंगे कहाँ पे? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। कहाँ पहुंचाया आपने इसको बच्चा जी? ये पतले वाले से आया क्योंकि हम ना इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अपर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में और इसको लोअर में, ठीक है। अब डिसेंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहले क्या आएगा? पहले आएगा मैम लोअर। और अगर आप देखोगे तो लोअर वाला हमारा असेंडिंग लूप का कैसा है? पहले ये स्टार्टिंग में थोड़ा पतला है, राइट? Yes, और जब ये धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा है असेंडिंग लूप, देख सकते हो आप लोग कि ये थोड़ा सा क्या हो गया? मोटा होता है। मोटा, ठीक है। अपर वाला हमारा इसका थोड़ा सा ब्रॉड है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहाँ पहुंचा ये पहुंचा हमारा यहाँ, नहीं डीसीटी Collecting that. हाँ डीसीटी कहाँ गायब हो गया? इसमें वो दिख मैम। नहीं रहा मुझे, पीसीटी दिख रहा है, डीसीटी तो दिख नहीं रहा मुझे। लिखा नहीं होगा ना। हाँ इन लोगों ने लिखा ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद ये पहुंचता है डीसीटी के पास, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वहां से पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट। किसी को ये फ्लो चार्ट बनाने में दिक्कत? नो मैम। मैम DCT को एक बार और रिपीट कर लीजिए। बच्चा जी मैंने बस इतना सा बोला कि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को ना हम डीसीटी कहते हैं। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, दिस इज योर डीसीटी। तुम लोग लिख लो अपनी तरफ से, माइट बी Okay, मिसिंग हो। कंडक्ट भी गलत लिख रखा है। कलेक्टिंग डक्ट पे। हाँ ये वाला होता है कलेक्टिंग डक्ट, और ठीक है दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। ये पर्टिकुलर पॉइंट इज योर डीसीटी। okay मैम। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में गलत कैसे है? बट नो मैम बुक में तो सही बना है। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है वो वाला, उसको छोड़ दो कोई बात नहीं, वो भी हमने वैसे एनसीईआरटी का ही उठाया था, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर से बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल से पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट जिसको उसने कलेक्टिंग डक्ट कहा था, यहाँ पे आता है डीसीटी, ठीक है, दिख रहा है? यस और उसके बाद ये जो हमारी लंबी सी जो जाती है दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। सबको ये वाला चार्ट क्लियर हो गया? बिकॉज अब जो क्लास घूमेगी ना वो इसी के चारों तरफ घूमती रहेगी, ठीक है जी। ये वाला पार्ट आप लोगों ने करा हुआ था, आपने कहा है। एंड इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। देखो जी अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको समझ में आ रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये फिर यहां से निकलेगा, कहाँ पे? रीनल वेन से, थ्रू एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद अगर आपको बनाना है तब आप बनाओगे यहाँ पे, ये रहा कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद आप लिख सकते हो रीनल वेन थ्रू हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स,
ठीक है, क्लियर Yes, क्लियर क्लियर। चलो Yes. जी, Yes. फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस वाले स्लाइड में बहुत ज्यादा टाइम देने की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम लोग को मैंने ये वाला पार्ट जो है ऐसे ही वर्बली ही समझा दिया क्या है। बट एक बार फटाफट देख लो, इतनी मेहनत से लिखा है क्योंकि मैंने कि फ्लूइड या जो ब्लड है वो हमारा किडनी के नेफ्रॉन में एंटर कहाँ से करता है, किडनी के नेफ्रॉन में। ठीक है, किडनी में एंटर करता है रीनल आर्टरी के थ्रू, और वैसे एंटर करता है नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस के थ्रू। फिर बोमेंस कैप्सूल, फिर पीसीटी, डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। किसी के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं जा रहा है, फास्ट तो नहीं जा रहा? नो मैम। ठीक No, है, ma'am, चलो सही है। फिर हम लोग जाते हैं इस पे। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन पक्का नहीं हुआ था ना आपके बैच में? मैम हुआ था, लास्ट मिनट में आपने एक्सप्लेन किया था। लास्ट मिनट में एक्सप्लेन किया था, कोई नहीं, फिर हम एक काम करते हैं, यहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ो। ठीक है, Yes, हार्डली ma'am, 5 हो गया मिनट। था, हो गया था ये। वैसे भी आज मेरी 9:30 बजे क्लास है नहीं, तो मैं तुमको आगे तक भी पढ़ा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। बट जितना आज के लिए मैंने सोचा है उतना तो आपको करवा के ही रहूंगी, ताकि सारे बैच में एटलीस्ट थोड़ा सिलेबस सेम जाए। सबके में अलग अलग पढ़ाने में बड़ा कंफ्यूजन है। चलो, हमारा आता है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। क्यों हमने हम नेफ्रॉन को क्या कर दिया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था मैम। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, फिर हमारा लूप ऑफ हेनले, और फिर हमारा था डिस्टल नेफ्रॉन। DCT। ठीक है, नहीं नहीं, डिस्टल नेफ्रॉन कहोगे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये दोनों आपको क्या सेम ही लगेंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, ठीक है, ये अलग है, इसमें हमारा पीसीटी और बोमेंस कैप्सूल आता है। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, इसमें हमारा पीसीटी और वोमेन्स कैप्सूल आता है, बट ये प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन है, एक टाइप ऑफ नेफ्रॉन है। दूसरा आता है हमारा इसका लूप ऑफ हेनले, उसमें हमारे 2 आते हैं मैम, असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग लूप। और लास्ट आता है हमारा डिस्टल नेफ्रॉन। ठीक है, और डिस्टल नेफ्रॉन में हमारे क्या क्या आते हैं, डिस्टल नेफ्रॉन में हमारा आता है डीसीटी प्लस क्या हमारा, प्लस 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 कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यस। इतना फास्ट अगर मुझे याद रख सकता है तो आपको भी याद रख सकता है। ठीक है, चलो जी, पहले पढ़ेंगे हम प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन के बारे में, लगभग लगभग चीजें, क्योंकि होमा जी अगर कह रही है, और आई कंप्लीटली ट्रस्ट होमा, क्योंकि वो हमारी रेगुलर स्टूडेंट भी है, तो आपको मैंने करवाया जरूर होगा। ये याद नहीं है तुमको वो बात अलग है। क्या है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में, एट द प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड ऑफ नेफ्रॉन इज एक्सपैंडेड एंड कर्व्ड इनवर्डली टू फॉर्म अ डबल कप शेप्ड वोमेन्स कैप्सूल। इतना रामायण समझने से पहले आपको क्या समझ लेना है, सिंपल सा ये बात कहना चाह रहा है कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कह लो वायर लाइक स्ट्रक्चर की तरह पूरा होता है, बट अपने एक पर्टिकुलर एंड पे वो क्या कर जाता है, अंदर जाके इन्वेजिनेट हो जाता है और एक कैप्सूल का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बस इसका कहने का मतलब यही है कि नेफ्रॉन एक प्रॉक्सिमल या क्लोज्ड एंड पे एक्सपैंड करता है। ये क्या हुआ, फैला ही तो, एक पर्टिकुलर पाइप जा रहा था और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर वो अंदर की तरफ मुड़ गया। यही तो कहने का मतलब है इसका, कि ये अच्छा खासा हमारा पाइप जा रहा था, ये 2 पार्ट्स में से डिवाइड हुआ एंड फिर ये अंदर जाके ऐसे इन्वेजिनेट हो गया। ये सिंपली कह रहा है। ठीक है, तो यही बात इसने हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि ये क्या होता है, हमारा वोमेन्स कैप्सूल सिंपली इन्वेजिनेट कर जाता है हमारा जो ये नेफ्रॉन है पूरा का पूरा, ये ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एक टफ नेटवर्क प्रेजेंट होता है हमारे कैपिलरीज का। क्या नाम है उसका, टफ नेटवर्क का, उसका नाम है मैम हमारा ग्लोमेरुलस, जहां पे सबसे पहले ब्लड एंटर मारता है। ठीक है जी, चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ लो। और आगे ये कह रहा है कि यही बात जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाई, कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां से ब्लड आ रहा है, दैट वुड बी ग्रेटर, उसका डायामीटर ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू जहां से हमारा फ्लूइड जा रहा है। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हुए आपको, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, है ना? चलो जी, एंड होम आप अपने आप को वीक स्टूडेंट मत कंसिडर समझा कीजिए, आप मैसेज करते हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, आपको अगर चीजें एक बार में समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब है यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। चलो जी, अब दूसरा आ जाता है क्या, दूसरा आता है कि इन्हीं दोनों को मतलब क्या, हमारे वोमेन्स कैप्सूल को, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल
ठीक है, उसको जब हम कंबाइन करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, मतलब वो जो फिल्ड हो जाता है, तो इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? इन दोनों को साथ में कहा जाता है मैम मालफीजियन ट्यूब्यूल, कॉर्पिकल्स। रीनल कॉर्पसल्स या फिर ट्यूब्यूल या कॉर्पिकल्स, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, यूजुअली हम ह्यूमंस में कॉर्पिकल्स वर्ड यूज करते हैं। ट्यूब्यूल हमारे उसमें अर्थवॉर्म में आता है शायद, आर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें आता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म करता है मालफीजियन कॉर्पिकल्स। कौन कौन? बोमेन्स कैप्सूल एंड हमारा ग्लोमेरुलस। याद रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, यस सर। कोई भूलेगा नहीं अब इस बात को। चलो जी, दूसरी बात क्या है हमारी, यही चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली। दूसरा ये कह रहा है कि जो बोमेन्स कैप्सूल का आउटर साइड है ना, ये बना हुआ है हमारा किससे? फ्लैट स्क्वैमस सेल से। फ्लैट स्क्वैमस सेल्स, फ्लैट स्क्वैमस सेल्स, इसका आउटर पार्ट जो है ये पूरा का पूरा बना है फ्लैट स्क्वैमस सेल्स। ठीक है, और अब आता है इसका अंदर वाला जो इन्वेजिनेटेड पार्ट है, जहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज कि जो इसका इनर पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल का, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? पोडोसाइट्स। हाँ जी, यही होता है द इनर invaginated wall lines of Bowman's capsule composed of a special type of cells जिनका नाम है पोडोसाइट्स। क्लियर हो गई ये स्लाइड? तो हम बढ़ते हैं अब आगे। देखो जी, ये वाला पार्ट भी मैंने कल आपको क्लास में करवाया था। ठीक है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस पे है नहीं। ये रहा हमारा एफरेंट आर्टरियोल, यहाँ से फ्लूइड एंटर हुआ। ये रहे हमारे पोडोसाइट्स मैंने बनाए हुए हैं। और आपको पता होगा कि जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है उसी के ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही क्या होते भी हैं। चलो जी, क्या आता है इसके बाद? बोमेन्स कैप्सूल के इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कौन सा आएगा पार्ट? बोमेन्स कैप्सूल के बाद कौन सा पार्ट बनता है बच्चा जी यहाँ पे? आपकी आवाज कट रही है। कोई आवाज नहीं कट रही है। क्वेश्चन पूछा तो आवाज कट रही है? ना, मैंने पूछा कि बोमेन्स कैप्सूल उसके बाद कौन सा पार्ट आता है नेफ्रॉन में? पीसीटी। हाँ जी, बस मोहित जी आप ही पढ़ रहे हो क्लास में, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों? अब ये बात भी नहीं बोलनी है, हाँ या ना में। आ रहे हैं। चलो जी, चलो चलो चलो, पता नहीं कितनों को आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि समझ में आए भाई। ठीक है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि नेक्स्ट वही पार्ट है। आपने पढ़ लिया बोमेन्स कैप्सूल के बारे में, मॉर्फिजियन ट्यूब्यूल्स कॉर्पिकल्स के बारे में, और क्या बोलते हैं हमारा ग्लोमेरुलस के बारे में। अगला हमारा जो प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन का पार्ट आता है वो आता है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये क्या करता है? ये हमारा, अब आपको पढ़ना है इसके बारे में कि ये किससे मिलके बने होते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं। तो पहला इसका काम है, बस सॉरी चीज है कि ये बना हुआ है हमारा एपिथेलियल सेल से। ठीक है, दूसरा इनका जो चीज है कि ये किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्ट्स को और बाकी के सब्सटेंस को। तीसरा पॉइंट इनका क्या है? यहाँ से आते हैं इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आपके, कि इनके पास अंदर साइड में क्या है, कुछ जो है सेल्स प्रेजेंट है, और उन पर्टिकुलर सेल्स का नाम हमारे क्या है? माइक्रोविलाई। द मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज सेल्स फेसिंग ट्यूब्यूल ल्यूमन हैज माइक्रोविलाई। पीसीटी से हमारे माइक्रोविलाई की एंट्री हो जाती है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल में नहीं होते हैं। ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से याद रखनी है कि हमने कहाँ पढ़ा था कि माइक्रोविलाई एंट्री हो गई थी नेफ्रॉन्स के पीसीटी में। अब देखो जी ये क्या कह रहे हैं, अब ये बात जो कह रहा है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, कि पीसीटी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है। क्या बात इसने कही इंपॉर्टेंट, कि पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उनका नंबर इज वेरी हाई, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इज हाई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? टू अलाउ
क्यों होता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो सके। आपको पता है ना, रीएब्जॉर्प्शन उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि फिल्टर तो हमारा जो किडनी है वो ब्लड को कम से कम नहीं तो 150 से 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है डेली, ठीक है। बट रीएब्जॉर्ब कितना हो जाता है? 99%। 99% इसका रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो यूरिन करते हैं वो सिर्फ 1 से 2 लीटर के बीच में होती है। समझ रहे हो बात Yes. को? तो यही चीज है हमारी हाँ, कि मैक्सिमम चीजें हमारी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और रीएब्जॉर्ब करने का काम किसका है? PCT पीसीटी का। अब आ जाता है इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि हमने पहला पार्ट क्या पढ़ा? प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, ठीक है। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हमारे दूसरा पार्ट, दैट इज योर लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले हमारी दो टाइप की थी, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कहानी है इसकी? देखो, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर आप कहो तो आपने इसको, आपको ये बात पहले से पता है। ये कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको नहीं पता ये बात? पता है भाई हमको। ग्लोमेरुलस के बाद कैप्सूल आता है, उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, पीसीटी आता है। PCT। पीसीटी के बाद हमारा descending loop of लूप ऑफ Henle. हेनले आता है, वो भी पहले डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग तो हम बाद में करेंगे अपना, वो हमारे पर्सनल मैटर है, डिसेंडिंग असेंडिंग वाला। बट हमको ये पता है कि ये दोनों जो है लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। और इससे पहले हमारा पीसीटी है। हाँ मैम, हम क्लियर है इस बात से। स्टार्ट होता है पीसीटी से, और ये कह रहा है कि एंड होता है डीसीटी पे। तो ये भी मैम हमें पता Yes. है ना, चाहे डिसेंडिंग चाहे असेंडिंग, उससे वो बाद में देखना है, ठीक है। और एंड हो रहा है हमारा डीसीटी पे ये। और आपको ये भी बात इसने साथ में ऐड कर दी है तीसरे पॉइंट के थ्रू, कि डिसेंडिंग लूप जो होता है ना हमारा हेनले का, वो कैसे असेंडिंग लूप को बनाता है, कि वो पहले जब आ रहा होता है ना, गर्ल्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक ब्लैक कलर की चिमटी यूज करते हैं हम लोग, कुछ इस शेप में होती है। ये तो चलो टेढ़ी बन गई, मेरी उल्टी बनी है, मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको लूप ऑफ हेनले की तरह दिखे। ऐसे कलर की नहीं होती ब्लैक कलर की चिमटी, यस मैम। जिससे लड़कियां हेयर स्टाइल बनाती हैं। यस मैम। ऑल्दो लोहे की चीजों को बालों में ज्यादा लगाना नहीं चाहिए, बट या बिना उसके काम भी नहीं चलता। ऐसे कलर की ब्लैक कलर की चिमटी होगी, बॉयज ने भी अपने घर में अपने मॉम या अपने सिस्टर्स को यूज करते हुए देखा होगा, भाभी या जो भी होंगी उनके, ठीक है। तो वो लोग भी इसको यूज करते हैं। तो हमारा जो ये एंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, वो भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कैसे जाता है? एक हेयर पिन लूप बना के, हेयर पिन लाइक लूप बना के, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, और तीसरा पॉइंट भी क्लियर। गुड टू गो आगे? चलो जी। यस अच्छा, ये एक आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पार्ट थी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्लीज मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इन एवरी मैनर, एवरी मैनर मतलब टेस्ट भी देने हैं आपको डेली, डेली नहीं हर संडे को, और उसका रिजल्ट भी अपने टीचर को शेयर करना है। चलो जी, आगे बढ़ जाओ। आगे हमारा क्या आ गया? हमने उसी जो पार्ट को अभी जो पढ़ के आया है उसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है, कि डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले हमारा पहला आता है पीसीटी के बाद। मतलब हमारा ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब इसको भी ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन से में मैम? अपर एंड लोअर, राइट। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो हमारा पीसीटी के बाद जो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ रहा है ना, ये ऊपर साइड से तो मोटा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे साइड में आ रहा है ना, ये पतला होता जा रहा है। और असेंडिंग लूप की कहानी हमारी क्या है? इसकी उल्टी, कि जब वो स्टार्ट हो रहा है तब पतला, और फिर जब आगे बढ़ जाता है तो ये हमारा मोटा हो जाता है। ये रहा हमारा डिसेंडिंग लूप का अपर वाला पार्ट, एंड ये डिसेंडिंग लूप का लोअर वाला पार्ट, एंड ये असेंडिंग लूप का लोअर पार्ट, और ये असेंडिंग का अपर पार्ट। दोनों लगभग क्या है? सेम ही है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है, इसकी बातें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये डायग्राम के थ्रू आपको लगभग चीजें सारी समझ में भी आती जाएंगी। पहली बात जो ये कह रहा है कि इसका अपर पार्ट थिक है,
हाँ जी, हमको बिल्कुल क्लियर है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का अपर पार्ट हमारा थिक होता है। और इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जहां से ये स्टार्ट होता है, वो थोड़ा सा थिन होता है। ठीक है, फिर आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका जो पार्ट है ना, दैट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे मिलके बना हुआ है ये मैम? हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्यूबॉइडल, क्यूब शेप की एपिथेलियम सेल से मिलके बना हुआ है। क्यूब ऐसा होता है ना, चौकोर वाला, राइट? कुछ इस तरीके से बनता है क्यूब, जो हमारा वो आता है, जो हम लोग खेलते हैं। इरेजर। हाँ जी, ठीक है, तो ये क्यूब वाला होता है। ठीक है, ये क्यूब शेप में आता है, स्क्वायर स्क्वायर रहते हैं। फिर इसने कहा है कि इट हैज, ध्यान से सुनो क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा है कि इट हैज लेस माइक्रोविलाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन कंपैरिजन टू पीसीटी। मतलब क्या कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेले में हमारे माइक्रोविलाई और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पीसीटी के कंपैरिजन में कम होता है। आपको ये बात क्या है, अब आगे आगे लेके चलनी है, आगे आगे लेके चलनी है मैम। मतलब इसका मतलब ये है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जब हम कंपेयर करेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, तो वो ज्यादा होगा या कम? क्या मैम? जब हम, हाँ जी, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, क्या बोलते हैं मोहित, कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में की कंपैरिजन में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोविलाई का नंबर कैसा होगा? ज्यादा होगा। इसका ज्यादा होगा डिसेंडिंग लूप का, और असेंडिंग लूप का कम। ठीक है, पीसीटी का ऐसे, तो इसका मतलब है डीसीटी में इससे भी कम होते होंगे। ठीक है, ये आप इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से गेन करते हुए जाएंगे आगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो दूसरी बात ये क्या कह रहा है, दूसरी बात इनका कह रहा है, ये बात भी हमको क्लियर हो गई। पहला पॉइंट भी क्लियर है कि ऊपर वाला पार्ट थिक होता है, नीचे सॉरी और नीचे वाला थिन होता है। दूसरा कहा है कि ऊपर वाले में हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि माइक्रोविलाई जो पीसीटी के कंपैरिजन में है, माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया, उसका नंबर क्या है, कम है। ठीक है, पीसीटी में ज्यादा होते हैं और हमारे डीएलओएच में कम होते हैं। ठीक है, ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अब लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इसका जो लोअर पार्ट है मैम, वो हमारा थिन सेगमेंट का बना है। हाँ मैम, हमें दिख रहा है, क्लियर भी है और ये बात, एंड इज लाइंड बाय कैसा, फ्लैट एपिथेलियल सेल। ये कैसे थे, क्यूबॉइडल, अब फ्लैट कैसे हो जाएंगे, चिपटे चिपटे, चपटे चपटे सॉरी। ठीक है, जैसे वो नहीं होते ऐसे। ठीक है, फ्लैट एपिथेलियम सेल्स। क्लियर हुआ ये बात आपको? यस मैम। चलो जी, अब हम कहानी पढ़ते हैं आगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। ये इसका तीसरा पॉइंट और ये इसका फोर्थ पॉइंट, इतना ही है इसमें। और इसके बाद भी देखो, इसने भी यही बात कही है कि अगर हम अपर और लोअर में कंपैरिजन करेंगे ना, तो लोअर वाले में माइक्रोविलाई का और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप फॉरवर्ड मूव करते जाओगे, वैसे वैसे आपके माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया का कम नंबर होते जाएंगे। कम हो जाएगा। अच्छा, कोई थोड़ा सा दिमाग लगा पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? वो मैम पतले होते जा रहा है इसलिए। नहीं, असेंडिंग लूप तो मोटा हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए थे। बोलो बोलो होमा, सुतेक्षा। अभी लास्ट क्लास के बच्चे ने, एक ने भले तुक्का ही दिया था, आंसर वाटर सही है। अब्जॉर्प्शन कम होता होगा ना इसलिए। एब्जॉर्प्शन कम होता है, बिल्कुल सही। जब स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों का फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन वगैरह चल रहा होता है। बट जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे ना, उनका नंबर कम होता रहेगा। कि स्टार्टिंग वाला जो होगा ना हमारा, ये पीसीटी और डीसीटी वाले, वो तो बहुत सारी चीजों को फिल्टर कर रहे होंगे। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, खुद से सोचो ना कि हमारा ग्लोमेरुलस क्या कर रहा था, 1% को ही आगे भेज रहा था सिर्फ। यस। यही तो पढ़ा था हमने, 99% को वो रीएब्जॉर्ब कर ले रहा था। तो रीएब्जॉर्ब जब करेगा, तो इसका मतलब है उसको काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है वहां पे माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा नंबर क्या होगा। होगा, ज्यादा। जैसे जैसे आगे बढ़ गए, क्योंकि सिर्फ 1% को अब हमें फिल्टर करना है। ठीक है, तो 1% को फिल्टर करने के लिए आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे, तो उसका नंबर भी कम हमें होता रहेगा। ठीक है जी, चलो जी, असेंडिंग लूप की बात देख लो। असेंडिंग लूप का कहानी क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा। ये हमारा क्या है, पहले थिन होता है और फिर उसके बाद ये वाइड हो जाता है।
ठीक है, अब इसको भी ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कॉर्टिकल एंड मेडुलरी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी वो। तो ये यही बता रहा है कि जब ये मेडुलरी जोन में जाता है ना, तो ये थोड़ा सा मोटा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कह रहा है ये क्या, कि लोअर थिन सेगमेंट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। वही बात जो अभी इसके लिए थी, ठीक है। ये फ्लैट एपिथेलियम थे, ये हमारे सिंपल स्क्वैमस, बट थोड़े स्क्वायर वाली शेप में आ जाएंगे, ठीक है, क्यूबॉइडल नहीं, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आ जाएंगे यहाँ पे। और जब अपर में पहुंचोगे तो अपर में तो ये क्यूबॉइडल ही है हमारे, ठीक है, थोड़े मोटू मोटू से। दोनों बातें क्लियर हुई आपको? यस मैम। यस मुझे ऐसा लगता है क्लास में बस 2 ही 3 बच्चे हैं, रिहान, मोहित एंड होमा, उसके अलावा कोई बोलता ही नहीं है। सुतेक्षा तुमको क्या हो गया भाई, सब ठीक ठाक है? यस मैम ठीक है। तो आंसर क्यों नहीं बोलती हो भाई? यस मैम नो मैम भी नहीं बोलती हो, टीवी देख रही हो क्या साथ में बैठ के? नहीं मैम। चलो सुनो फिर ध्यान से। अब हमारा आ जाता है लास्ट वाला पार्ट। हमने कौन कौन से पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया मैम प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, राइट, एक ही क्लास और लगनी है, इसके बाद एक्सक्रीटरी हमारा खत्म। दूसरा हमने पढ़ लिया मैम लूप ऑफ हेनले, और अब हम आ गए मैम डिस्टल नेफ्रॉन पे, ठीक है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल विद फ्यू माइक्रोविलाई। ये बात भी मैम हमको पता है, ठीक है, कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके माइक्रोविलाई का नंबर और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता रहेगा। फिर क्या कह रहा है ये, ठीक है जी, ये क्लियर है हमें। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT में of a number of adjacent nephron open into a conducting duct। ये बात भी हमको पता है मैम कि DCT जो है हमारी ओपन करती है किसमें? कंडक्टिंग डक्ट में। इसका मतलब है डिस्टल नेफ्रॉन के 2 पार्ट, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। याद रहेगा ये बात? यस Yes, मैम। आ जाओ जी इसके NCERT के डायग्राम पे, जो कि है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैम? देखो जी, क्योंकि यहाँ से आपने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी है, ठीक है। आप ज्यादा जो है इसकी फिगर पे ध्यान मत दो, जितना जितना मैं पूछते जाऊं वो आप मुझे बताते जाओगे। ये कौन सा वाला पार्ट है हमारे इसका नेफ्रॉन का, क्या कहते हैं इस पार्ट को? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। एंटर कहां से कर रहा है ये? फटाफट से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा अभी। ग्लोमेरुलस एंटर कहां से करता है? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ये क्या है? बोमन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, बिल्कुल सही, ठीक है। खुद ही बता रहे हो अभी आप लोग, देखो ये कौन सा पार्ट है, ये जो लहर के गया यहाँ तक? PCT। बिल्कुल सही बच्चा जी, ये है PCT। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि PCT हमारा कितने को कैपेबल है? हाइड्रोजन आयन को भी फिल्टर कर सकता है, अमोनिया को भी कर सकता है, पोटेशियम को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, NaCl को और कार्बोनेट्स को भी। सभी 7 डिफरेंट चीजों को ये फिल्टर कर सकता है। बट जब हम हमारा PCT ये कहाँ पहुंचा अभी आगे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे पहुंचा ये किसको फिल्टर कर पा रहा है? सिर्फ ओनली वाटर। ओनली वाटर, वाटर। ठीक है। अब आपने ये पार्ट भी समझ लिया यहाँ से कि हमारा जो ये पूरा नेफ्रॉन है वो मैम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। अपर वाले को हम कहते हैं कॉर्टेक्स मेडुला नीचे और वाले। नीचे वाले को मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है हमारा? ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, PCT एंड DCT, यस यही आ रहे। और हमारा मेडुला में कौन कौन सा आ रहा है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये रहा हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखो स्टार्टिंग में मोटा था, फिर ये पतला 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 हो गया, और फिर जब ये और ऊपर बढ़ा, जब असेंडिंग लूप में पढ़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? पहले स्टार्टिंग तक थिन सेगमेंट थी और फिर ये यहाँ पे आके फिर से मोटी होगी। और यहाँ पे हमारा कौन से पार्ट्स फिल्टर हो सकते हैं? यूरिया कलेक्टिंग डक्ट में भी प्रेजेंट हो सकता है, और हमारा असेंडिंग लूप में भी, और NaCl, और यहाँ पे भी हमारा NaCl फिल्टर हो सकता है। फिर ये हमारा पहुंचा कहाँ पे? ये पहुंचा मैम हमारा DCT पे। DCT में। ये रहा हमारा DCT। अब DCT पे देख रहे हो, अगर आप इसको PCT से कंपेयर करोगे, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कि पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये कार्बोनेट को कर रहा है, ये भी कर सकता है, ये वाटर को, ये वाटर को, NaCl, हाइड्रोजन आयन, और पोटेशियम आयन एंड पोटेशियम, कौन से रह गए?
अमोनिया और न्यूट्रिएंट्स। तो डीसीटी में हमारे में किसकी कैपेबिलिटी नहीं है? न्यूट्रिएंट्स और अमोनिया को फिल्टर करने की। समझ में आ रही बातें? यस मैम। देखो खुद तुम लोग ही आंसर बता रहे हो उसका, मैं तो कुछ नहीं बता रही अपनी तरफ से। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी का आपने डायग्राम खुद को एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, डीसीटी में हमारे ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब्स एंड एब्सॉर्ब। तो ये एरो दिखा रहा है ना आपको, ये ऊपर का मतलब है कि यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी आके ये रीअब्सॉर्ब कर सकता है, और इसका मतलब है कि इसको ये फिल्टर करेगा। ठीक है जी। यस मैम। जो बाहर एरो दिखा रहा है दैट इज फॉर रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, एंड जो अंदर साइड को एरो दिखा रहा है, ठीक है, दैट इज फॉर फिल्ट्रेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। चलो जी, फिर हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम किस पे आ जाते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन पे। बट ये सब तुम लोग ना खुद से पढ़ोगे, आपको मैं जो पार्ट पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी ये। ठीक है, चलो जी, पहले तो इसको आप डायग्राम को ही देख लो। अभी जस्ट मैं आपको बता के हटी हूँ, जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि हमने क्या किया है, पूरे के पूरे इसको क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड। ऊपर वाले का नाम क्या है हमारा? कॉर्टेक्स। और नीचे वाले का नाम क्या है? मेडुला। ठीक है, अब वही चीज हमारी यहाँ पे है बच्चा। ठीक है, क्या चीज है मैम यहाँ पे? जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ी सी चीजें मैं मिटा दूं। कॉर्टिकल एंड जस्टम मेडुलरी। हाँ, ये रहा हमारा ऊपर का कॉर्टिकल, और ये रहा हमारा नीचे वाला जो डार्क कलर का दिख रहा है आपको थोड़ा सा, मेडुला। ठीक है, इसका मतलब है जो ये बीच वाला पार्ट रहता होगा, ये क्या रहता होगा? कॉर्टिको मेडुलरी बॉर्डर या जंक्शन। ठीक है, ये दोनों का फ्यूजन, कॉर्टिको मेडुलरी। क्या कहते हैं बच्चा जी? कॉर्टिकल मेडुलरी। कॉर्टिको मेडुलरी बॉर्डर। ठीक है, चलो जी, अब आपको ना इसके देखने डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं भी जैसे जैसे जहां जहां मैं बोलूंगी ना वहां वहां देखना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप ही खुद से। हमने क्या पढ़ा? नेफ्रॉन को हमने दो टाइप्स में स्टडी करना है। कौन कौन सा मैम? पहला है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टम दूसरा है मेडुलरी। नेफ्रॉन। मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की कहानी क्या होगी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है इसका? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कर रहा है ये कि इसमें जो हमारा ग्लोमेरुलाई है ना, ग्लोमेरुलाई समझते हो ना, जहां से एंटर करता है हमारा ब्लड, ठीक है, यस मैम। वो हमारा कहाँ है? कॉर्टिकल रीजन में है। वो भी कौन से कॉर्टिकल में? रीजन पे। कॉर्टिकल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आउटर, इनर। ठीक है, सेम हमारा मेडुला भी होगा, इनर एंड आउटर, राइट? ऐसे ही तो करोगे। यस मैम। तो यही यस। चीज हमारी यहाँ पे है कि हमारा जो इसका ग्लोमेरुलाई है वो कहाँ प्रेजेंट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में? आउटर कॉर्टेक्स में। क्या कहते हैं इसे? आउटर कॉर्टेक्स में। एग्जैक्ट वर्ड जो है वो तो हमारा इसके लिए कॉर्टेक्स ही है ना, कि ये कॉर्टेक्स है और ये नीचे वाला मेडुला है। यस कॉर्टिकल तो मैम। हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ग्लोमेरुलाई जो है हमारा ये प्रेजेंट, वो कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चे? आउटर कॉर्टेक्स में। किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। जैसा नाम वैसा काम। और यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है ग्लोमेरुलाई हमारा? ये हमारा कॉर्टिकल और मेडुला के लगभग लगभग कहाँ है? बॉर्डर पे। ठीक है, ऑल्दो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है बट कहीं ना कहीं वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो कॉर्टिकल और मेडुला के बॉर्डर में प्रेजेंट है। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल यस मैम। बोलो बोलो फटाफट। पहला डिफरेंस मैम हमें क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट ये क्या कह रहा है? खुद से देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? हुल्स का साइज डिफरेंट है। बिल्कुल सही, होल्स लूप नहीं ऑफ होने का। तुमने हेनले का एच ले लिया और लूप्स का होप ले लिया, तो उसको बना दिया हुप। हुप नहीं है ये बेटा, ये लूप है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले हमारा जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में है वो बहुत ही छोटू सा है, मतलब कि मेडुला में जस्ट क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? कि आउटर मेडुला में ये सिर्फ क्या कर रहा है? डिप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि शॉर्टर लूप ऑफ हेनले है। ठीक है मैम, ये भी हमको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि ये सिर्फ आउटर मेडुला को टच कर रहा है, वो भी हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो आगे कहानी क्या है कि ग्लोमेरुलाई नियर द कॉर्टिको मेडुलरी बॉर्डर।
ग्लोमेरुलाई कहाँ प्रेजेंट है हमारी? कॉर्टिकोमेडुलरी बॉर्डर। मैम क्लियर है हमें। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो लूप ऑफ हेनले है कैसा है? लंबा है। लंबा है। क्या फायदा होता होगा इसका? अच्छा, कौन सा ज्यादा अच्छा होता होगा, ए और बी? जस्टमेडुलरी। जक्स्टामेडुलरी। आंसर बिल्कुल सही दिया सैम आपने। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है ना मैम। एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास टाइम ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये लंबी सी डक्ट है। यहाँ पे क्या फटाफट से छानते जाओ, निकलते जाओ। मैम वासरेक्टर ही प्रेजेंट होता है इसमें। बिल्कुल सही जी, यहाँ पे वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला डायग्राम सच सच बताना कितनों को क्लियर हो गया? 12 क्लियर है। स्टूडेंट्स है क्लास में, है क्लियर है? यस मैम। तो आप लोग इसको जब घर जाके पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सैम वासा रेक्टा ना दोनों में प्रेजेंट होता है बच्चे। उसमें वेल डेवलप नहीं होता ना वो तो। उसमें बस वेल डेवलप नहीं होता है बिकॉज वो है ही पिद्दी सा, ठीक है, बट होता दो में है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। ये वाला भी टर्म्स क्या है खुद से पढ़ के आना, क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया सिर्फ 7-8 मिनट का। मुझे कराना है ये वाला पार्ट, क्योंकि सारे बैचेस मैंने ये वाला पार्ट करवाया है। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो हम ये वाला देख लेंगे, टीआर टर्मिनोलॉजीज को। पहले इनको देख लो। क्या है हमारे पास? हमने पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। कौन कौन से? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन कितने का होता है? 150 से 180 लीटर। 180 लीटर पर डे। रीएब्जॉर्ब कितना होता है? 99। 99%। हीट कितना होता है? 1 to 2 liters। 1% हम लेके चलते हैं, उसमें ही हमारा वो एग्जैक्ट 1 to 2 लीटर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। याद है ये तीनों पॉइंट सबको? तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज व्हाट? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हाँ मैम हमको पता है, और ये हमारा ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए इसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखो कहानी क्या है, खुद से सोचो। एक तुम्हारा पाइप है, ठीक है, वो मस्त ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब तुमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर साइज तक ही है, यहाँ तक ही है, वो इतना ही है सपोज कर लो, ठीक है, इतना। अब तुमने क्या कर दिया, इसमें पानी डालना शुरू किया। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है। अब तुम और पानी डाल रहे हो, क्या होगा यहाँ पे? इकट्ठा एक होने लग जाएगा। प्रेशर जनरेट होने लगेगा। हाँ होता नहीं है, जैसे ये वही वाला टाइप नहीं हो गया जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोस्टेट क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो पानी की हेल्प से बनती है। क्या हो गया? प्रेशर जनरेट होने लगा। इसको हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर प्रेशर, जीएफपी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। यूजुअली हाँ 3 टाइप्स के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सोचो इतना पानी हमारे पास डेली आ रहा है और हमारी किडनी उसको 99% को वापस क्या बोलते हैं रीअब्सॉर्ब भी कर ले रही है। तो क्या है, बहुत ज्यादा जब आ जाता है तो वो एक प्रेशर को जनरेट करता है। देखो जी क्या कहानी चल रही है आगे। देखो इस वाले पार्ट को दिख रहा है ना स्लाइड्स में आपको पूरा? यस मैम। चलो जी एक ही पेज पे कर दिया ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। क्या कह रहा है ये कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अभी पढ़ के हटे हो क्या है, ठीक है, डेफिनेशन बताया आपको। सो सॉरी मुझे पानी भी नहीं मिला किसी से। चलो क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो हमारा कहाँ एंटर करता है? एफरेंट आर्टरियोल के ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, इसी को हम इसीलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब इसी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर में एक प्रेशर जनरेट होने लगता है। एंटर क्या कर रहा था बच्चे? ब्लड। इसीलिए प्रेशर किसके थ्रू जनरेट हुआ? ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड का प्रेशर जनरेट हुआ। आपको पता है कि उसके अलावा भी क्या होता है हमारे पास? वाटर एंड कुछ जो स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनका नाम अभी आपने पढ़ा वो भी हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं वो हमारे चले जाते हैं अंदर साइड ऑफ ग्लोमेरुलस में, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं ग्लोमेरुलस के इन साइड में। कहाँ पे मतलब ये कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है? क्या बात है मोहित जी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एक्सक्रीटरी वाले की। पोडोसाइट्स में पहुंच गए। अब यहाँ पे हमारे क्या है, इनको हमने डिवाइड कर दिया है 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में। पहला है फिल्ट्रेबल, दूसरा है नॉन फिल्ट्रेबल। क्या कहता है ये? चलो जी देखो जी, फिल्ट्रेबल में हमारे कौन से आते हैं जिनको हम फिल्टर करेंगे आगे, मतलब कि हमारा 1% वाला, राइट। वाटर जिसमें न्यूट्रिएंट्स, आयंस, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं, यूरिया फ्यूरिया भी अभी आपने जस्ट पढ़ा है, ठीक है। और नॉन फिल्ट्रेबल वाले में मतलब ये कौन सी कैटेगरी आ गई?
99%। क्यों? क्योंकि ये हमारा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। उसमें क्या क्या आते हैं? ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड हमारे प्रोटीन्स। ये क्या हो गए? हमारे रीएब्सॉर्ब हो गए। इनको क्या करना है? हमने रिमूव करना है। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको ये पार्ट? यस मैम। यस मैम। चलो जी, क्लियर हुआ तो हम देखते हैं आगे थोड़ा सा और। क्या कहानी है इसकी? जो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ना, एडल्ट्स का अलग अलग है। कैसे? फीमेल्स हमारी जो है 150 लीटर के लगभग ही फिल्टर कर पाती हैं। अब कोई आज की क्लास में मत पूछना भाई कि मैम लड़कियों के साथ पार्शियलिटी क्यों। इसका रीजन मैं ढूंढ के लाऊंगी, बट नेक्स्ट क्लास के लिए। लड़कियां जो है 150 लीटर ही कर कम पाती हैं, पीते होंगे और मैम। जो बॉयज, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई ठीक है, वो करते हैं 180 लीटर। ठीक है, अब क्या है? ये है हमारा पहला स्टेप, फिल्ट्रेशन। उसमें से हमने क्या पढ़ा कि 99% जो है हमारा ब्लड स्ट्रीम में वापस भी चला जाता है वाया, कौन सा वाया? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू 99% चला गया। और 1 लीटर जो है इज यूरिन इज ओनली एक्सक्रीटेड, मतलब कि 1% ऑफ इट। चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, बेसिक चीजें इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमको आज की क्लास में ही लेना है, भले ही 4 मिनट रह गए। तुम्हारी क्लास फिजिक्स की 9:30 से होगी, थोड़ी देर बाद यस मैम। ज्वाइन करना, बट मैं 5 मिनट ही एक्स्ट्रा दूंगी, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो, बट आज वाला कॉन्सेप्ट जितना सोचा है उतना प्लीज कंप्लीट करना है। एक ये स्लाइड है, और शायद ये स्लाइड है। हाँ, ये 2 स्लाइड्स है। ये वाला स्लाइड थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 स्लाइड्स आज की क्लास में ले लो, बिकॉज अगली क्लास के लिए ना मैंने आपको अभी से बता देती हूँ, उससे पहले कुछ बच्चे निकले, कि प्लीज आप ना, मैं आपको स्लाइड जो है अभी जस्ट भेज दूंगी। ठीक है, ये वाला पार्ट प्लस हमारा ये वाला पार्ट, ये प्लीज दोनों को बस एक बार देख के आना। मैं ये नहीं कह रही रट के आना, सिर्फ देख के आना, सो दैट आपको क्या, जो ये वर्ड्स है ना, यहाँ पे बहुत नए नए वर्ड्स आपको देखने को दिख रहे होंगे। एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1, और जब यहाँ पे इसको और घुमाओगे तो और भी वर्ड्स है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थोड़े से नए होंगे, बट आप ना सिर्फ एक बार देख के आना। इसे हम कहते हैं रास। यस मैम। रेनिन, ये हम एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट एक बार आप, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी होगी ट्यूसडे। ठीक है, बस तब तक आपको इतना टाइम मिल जाएगा, आपका ये जो संडे वाला पेपर है वो भी हो जाएगा। एग्जाम देना फटाफट 12-1 बजे तक दे देना, उसके बाद बैठ के बस 2 बार देख लेना, ज्यादा नहीं। ठीक है, 2 बार देख लेना, फिर आना क्लास में। देखो जी, कहाँ पहुंच गए हम? ये रहे। ठीक है, ऑन एन एवरेज अभी जस्ट हमने बात की कि कितना, 180 लीटर के लगभग लगभग हम डेली को फिल्टरेट करते हैं, मतलब ब्लड हमारे उसमें किडनी में आता है। इसका मतलब क्या है? 1 मिनट में कितना आ रहा होगा? 1 to 1.2, 125। इतना लीटर के लगभग आ रहा होगा हर मिनट। ठीक है, दूसरी बात ये क्या करें, बट ये कितना है? 1/5 है उस परसेंटेज का जो हमारा हार्ट काम कर रहा है। इसका मतलब है हमारा हार्ट है वो ब्लड को 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और किडनी कितना कर रही है? 1 से 1.2। ठीक है, 5 टाइम्स ज्यादा करता है ये। तो काम ज्यादा किसका इंपॉर्टेंट है? हार्ट का, ऑल्दो किडनी का भी अपने प्लेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट पे आपको डिफरेंसेस एग्जैक्ट पता होना चाहिए। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं GCP/BP, अभी अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे आप, इसीलिए मैंने कहा था वो स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कॉज करेगी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 डिफरेंट लेयर्स। पहली लेयर होगी हमारी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की, दूसरी होगी एपिथीलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल, एंड तीसरी होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की। ठीक है, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना अभी, जब हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पढ़ रहे थे, कि एल्वेलाई था, राइट, फिर नीचे हमारी कैपिलरीज थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी। और बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। सेम इसी तरीके से इसका भी हिसाब है कि ग्लोमेरुलर ब्लड कैप्सूल्स है, फिर हमारा वोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, ऐसे होते हैं ना ग्लोमेरुलर हमारे। ठीक है, और बीच में हमारे क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है इन दोनों के। ठीक है, चलो जी, थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप एक बार खुद से देखना, पहले ये वाला पार्ट समझ लो क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्या बात कहा मैंने? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये डिपेंड करता है 3 टाइप के इंपॉर्टेंट प्रेशर्स पे। अब मैम ये प्रेशर कैसे आया? अभी जैसे तुमको कहानी समझा के हटी हूँ, वही पाइप में पानी भरने वाली। ठीक है, कि जब 180 लीटर पानी आ रहा है, और हमने पढ़ा 1 मिनट में 1 से 1.2 लीटर,
सोचो इतनी सी नेफ्रॉन कितना है हमारा, किडनी हमारी कितनी सी होती है, इतनी सी दिखती होगी। ओरिजिनल साइज का कितना होता होगा, इतना इतना ही Yes, होता होगा, ma'am. है ना। ओरिजिनल 5 से साइज 7 सेंटीमीटर। हाँ 5 ही इतना ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन। सोच रहे हो कि नेफ्रॉन कितना सा होता होगा, चिन्नू सा नेफ्रॉन होता होगा, और उसमें हमारा क्या है, पानी भरे जा रहा है। तो क्या जनरेट करेगा वो, प्रेशर जनरेट करेगा। कितने टाइप के होंगे, 3। पहला आता है, उसका नाम है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसीलिए पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिख लिए ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म्स पहले याद हो जाए, फिर फुल फॉर्म तो अपने आप ही याद कर लोगे। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। अब इस ये कितना रहता है, जैसे हमारा हार्ट बीट्स में होता है ना, क्या बोलते हैं, डायस्टोल और सिस्टोल, बट Yes. इनका फिक्स है, ठीक है। कि जीबीएचपी कितना रहता है हमारा किडनी का, 55 mmHg के लगभग लगभग ही रहता है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर है ये, क्या नाम है उसका, जीबीएचपी। क्लियर है ये बात। और ये हमारा फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है। 2 मिनट की बात है, उसके बाद खत्म है आपका ये क्लास, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या जाता है हमारा, दूसरा पार्ट का नाम है सीएचपी। पहला पढ़ा जीबीएचपी, दूसरा है सीएचपी। सीएचपी क्या है, एचपी वही सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बट सी फॉर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसा बच्चा, कैप्सुलर। ये कितना होता है, ये एक टाइप का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है प्योर, और ये कितना होता है, लगभग लगभग 15 mg। ये क्या यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इट्स द मेम्ब्रेन बाय फ्लूइड ऑलरेडी इन कैप्सूल, जो हमारे कैप्सूल में और रीनल स्पेस में। रीनल स्पेस किसकी हुई, रीनल आर्टरी एंड वेन वाली, ठीक है, याद है ना ये वाली पार्ट। और ये क्या करता है, ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, बाकी दोनों अपोज करते हैं, और जो पहला वाला है बस वही सपोर्ट करता है फिल्ट्रेशन को। नेक्स्ट हमारा बीसीओपी, इसकी फुल फॉर्म मैं भी लिख के भेज दूंगी, मिस हो गई मेरे से लिखना। ये क्या कर रहा है, इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। जब हमारे फ्लूइड में, ब्लड में प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रोनिजन ज्यादा होते हैं, लगभग लगभग 30 mg इसका प्रेशर रहता है, जो इसका प्रेशर है, और ये भी हमारा फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं, कि आपको अलग अलग जो है ये सारा दे दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि अबाउट 30 mg होता है, अबाउट 15 mg होता है, अबाउट 55 होता है। तो आपको कोई भी 2 या 3 दे देंगे और पूछेंगे कि नेट फिल्ट्रेशन रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है जीएफपी इसका बताओ। आपको पता होना चाहिए कि जीबीएचपी माइनस सीएचपी माइनस बीओसीओपी, ठीक है। जीबीएचपी कितना है हमारा, हमने आज की क्लास के लिए पढ़ा 15। सीएचपी कितना था हमारा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 15, और ये कितना था बीसीओपी 30। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 mmHg, ठीक है जी। थोड़ा Yes, सा हार्ड कॉन्सेप्ट, बट यस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है जी। आपके स्कूल वाले तो इतना लेवल तक नहीं जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, बट यस आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है। सैम जी ऐसे नहीं कहते भाई, जो 12th क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट होगा ना, वो तुम्हारा स्कूल ही देगा तुम्हें। वो तो नाम हो जाएगा। हाँ जी, तो वो नाम भी आपको अच्छे से ही कमाना है ना, ये अच्छा नाम चाहिए आपको। यस मैम, टीचर नाम ले बच्चों के सामने। यस मैं अपने उसमें स्टार, हमारे वहाँ पे जो था सीबीएसई स्कूल, उसमें क्या था, स्टार करके आता था हर सब्जेक्ट का, एक जो टॉपर होता था ना वो दिया जाता था। तो मैं ऑल्दो हिंदी की थी, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं उसमें आती हूँ, मेरा नाम था उस स्कूल के जो बोर्ड होता था ना उसमें छपा हुआ। मैम वैसे स्कूल में तो ये चैप्टर एक दिन में खत्म हो गया था। हाँ जी होमा जी, मुझे पता है, ये टैलेंट एक्चुअली हमारे पास है नहीं, अवंती वालों के पास। कभी